Good morning, class. This is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management Technology. I will teach you subject financial management in course of integrated MBA second year and BBA second year. Now we are discussing about unit first. Next topic, time value of money. इससे पहले हम बहुत से टॉपिक के बारे में बात कर चुके हैं. फाइनेंशियल मैनेजमेंट सोर्सेज उसके. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी. तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, आइए बात करते हैं इस पर. द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ अ बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट दैट होल्ड्स दैट मनी इन द प्रेजेंट इज़ वर्थ मोर देन द सेम sum of money is to be received in the future. तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका बताया जा रहा है कि हम क्या करते हैं, मनी को अपने पास होल्ड करके रखते हैं और हम अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं. और इन्वेस्ट हम जब अपनी मनी को करते हैं तो हम जितने ज़्यादा समय के लिए अपनी मनी को इन्वेस्ट करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट में, उतनी ही ज़्यादा रिटर्न हमें फ्यूचर में वो मनी रिसीव होती है. जैसे कि हम आपको इसमें एग्जांपल दे सकते हैं. शेयर मार्केट में सभी लोग अपना पैसा, पीपल जो भी हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं. और जनरली जो आपके सेविंग्स करते हैं पर्सन्स, जो भी सैलरी होल्डर है या भी जो भी वर्कर्स वर्क करते हैं, एम्प्लॉयज़, वो अपनी बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में अपना एफडी कराते हैं. तो एफडी में क्या होता है, पहले आपका 5 ईयर्स में पैसा डबल हो जाता था. अब क्या है, अब आपका लगभग 9.5 या फिर 10 ईयर्स में पैसा आपका डबल होता है. सपोज दैट अगर आप 2021 में अपनी 5 लाख की एफडी कराते हैं तो वो लगभग आपका 2031 में आपका डबल होगा. दैट मीन्स 10 लाख रुपीज़ आपको मिलेंगे. तो जितना ज़्यादा हम उसमें टाइम देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उतना ही ज़्यादा हमें रिटर्न मिलता है. दिस इज़ ट्रू बिकॉज मनी दैट यू हैव राइट नाउ कैन बी इन्वेस्टेड एंड अर्न अ रिटर्न, दस क्रिएटिंग लार्जर अमाउंट ऑफ मनी इन द फ्यूचर. देखिए, जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो हमें राइट वे में करना चाहिए, समझ रहे हैं. क्योंकि ऐसा नहीं हम किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, हमें कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में जानना है, उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं, या फिर जो भी इन्वेस्टर्स हैं पास्ट में, मतलब प्रीवियस ईयर्स में 2-4-5 साल पहले उनका रिकॉर्ड देखेंगे हम कंपनी का कि जिन इन्वेस्टर्स ने पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट किया क्या उनको प्रॉफिट हुआ है. कोई ऐसी कंपनी तो नहीं है जिसके ऊपर लोन वगैरह ज़्यादा हो, बैंक्स वगैरह का तो पता लगे वो हम पैसा इन्वेस्ट करें इधर वो लेके भाग जाए पैसा. तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. और जब हमें पता लग जाता है कि कंपनी ठीक है तो हम उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो भी लंबे समय के लिए. और हमें यही उम्मीद करते हैं हम कंपनी से कि हमें जो पैसा मिलेगा हमारा लार्ज अमाउंट मिलेगा इन फ्यूचर में. नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. तो बात करेंगे हम इस पर कि क्या दोनों में डिफरेंस है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में आपका फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, क्या होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंसर्न इज़ टू अर्न अ लार्जर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में किसी भी कंपनी या फिर बिजनेसमैन का जो मेन उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना होता है. मतलब मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, बाकी की चीज़ें सारी बाद में. और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या है आपका, द अल्टीमेट गोल of this concern is to improve the market value of its shares. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में किसी भी बिजनेसमैन या फिर कंपनी का मेन उद्देश्य होता है कि उसको अपनी पहचान बढ़ाना. दैट मीन्स रेपुटेशन, गुडविल को इंक्रीज़ करना मार्केट में. मतलब अगर उसकी एक ब्रांच है तो उसको एक ब्रांच से बहुत सारी ब्रांच डिफरेंट प्लेसेस पे अपनी ब्रांचेस को पहुंचाना, जिससे कि कस्टमर को अगर उसकी उस कंपनी का प्रोडक्ट लेना है तो वो आसानी से ईज़िली उसको परचेज़ कर सके. दूसरा,
कस्टमर को हर प्रकार से सेटिस्फाई कराना, चाहे वो क्वांटिटी से हो, चाहे वो आपका प्राइस से हो, चाहे वो आपका क्वालिटी से हो, ठीक है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में प्रॉफिट पे फोकस ना करके ज़्यादा मार्केट शेयर पे फोकस किया जाता है, जिससे कि कस्टमर कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो। और जब कस्टमर अट्रैक्ट होगा, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बढ़ते हैं प्रोडक्ट की तरफ, बिजनेसमैन की तरफ, कंपनी की तरफ, तो प्रॉफिट तो हो ही जाता है। सेकंड पॉइंट जो आपका है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, अचीविंग शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो टारगेट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो शॉर्ट टर्म होता है। क्योंकि जब कोई यही सोचेगा कि हमें केवल प्रॉफिट कमाना है और चीज़ों पे अगर वो ध्यान नहीं देंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट पे, तो वो 1 साल कमा लेंगे प्रॉफिट, 2 साल, फिर कस्टमर का भरोसा उड़ने लगता है। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या है, अचीविंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। एक बार कोई कंपनी या फिर बिजनेसमैन कस्टमर की नज़रों में अपनी रेपुटेशन बना लेता है, प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, कलर, हर चीज़ को लेकर के, तो फिर वो कस्टमर खुद उसका एडवर्टीजमेंट करता है अपने आप, कि अगर वो दूसरे भी पर्सन को बताएगा कि अरे उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करें, उस बिजनेसमैन से ये प्रोडक्ट हमने परचेज़ किया है, तो आप भी वहाँ जाइए। तो कहीं ना कहीं कस्टमर को अगर हम सेटिस्फाई करते हैं तो हमें चारों तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। थर्ड पॉइंट जो आपका दिया है उसमें, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, एक्ट एज अ यार्डस्टिक फॉर कंप्यूटिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द एंटिटी। तो यार्डस्टिक का मतलब इसमें आपका मेज़रमेंट करना। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है कि जो भी ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है बिजनेस की, उनको मेज़र करना। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी, क्या वर्कर काम कर रहे हैं, मतलब जो भी वो लेजर अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, वो किस प्रकार से मेंटेन हो रहे हैं, इस पे ध्यान दिया जाता है। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में गेनिंग अ लार्ज मार्केट शेयर, इसमें मेन दिया जाता है कि जो भी मार्केट शेयर है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो, गेन करें कंपनी या फिर बिजनेसमैन। दैट मीन्स अगर कंपनी के एक ब्रांच है तो वो ब्रांचेस, छोटी छोटी ब्रांचेस हर जगह ओपन हो सकें, जिससे कि कस्टमर को उसी की प्लेस पर गुड्स आसानी से अवेलेबल हो जाए। तो ये आपका हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट जो आपके टॉपिक के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर इन मॉडर्न एज। मतलब आज के समय में एक फाइनेंस मैनेजर के क्या क्या फंक्शंस होना चाहिए, क्या उसके कार्य होते हैं कंपनी से रिलेटेड, तो फाइनेंस से रिलेटेड। तो आइए बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो आपका इसमें दिया हुआ है, सोर्सेज टू रेज फंड्स। मतलब एक फाइनेंस मैनेजर कंपनी के फंड को किस प्रकार से इंक्रीज कर सकता है, रेज कर सकता है, कौन कौन सी वो एक्टिविटी हैं, कौन किसके थ्रू कर सकता है। तो ये बात करते हैं हम। द ऑर्गेनाइजेशन कैन रेज फंड्स थ्रू डिफरेंट सोर्सेज इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बताने कि ये कंपनी का जो मैनेजर होता है वो अपने कंपनी के फ़ंड को इंक्रीज़ करने के लिए डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ करता है, इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर्स। अब शेयर्स का मतलब इसमें क्या है कि जैसे कि हमने आपको रिलायंस कंपनी का जब क्लास ले रहे थे हम ऑनलाइन, तो हमने आपको एग्जांपल दिया था कि रिलायंस कंपनी जो वो कोई भी अपना नया प्रोजेक्ट लाती है तो उसको उस प्रोजेक्ट को ओपनिंग करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले वो पहले पैसा इकट्ठा करती है, दैट मीन्स मनी। उसके लिए वो अपनी कंपनी की रेपुटेशन, क्योंकि रिलायंस कंपनी के पास बहुत संपत्ति है, आप जानते हैं कि अंबानी फैमिली के पास कितनी संपत्ति है, नीता अंबानी, मुकेश अंबानी। तो वो अपनी कंपनी की, अपनी जो भी उनके पास प्रॉपर्टी, उसकी रेपुटेशन के बिहाफ पर शेयर्स पब्लिक में इशू कर देते हैं। अब पब्लिक में लोग शेयर्स वो परचेज़ करते हैं ऑनलाइन। जब शेयर्स परचेज़ करते हैं तो उनके अकाउंट से पैसे कट हो जाते हैं, जो कि रिलायंस कंपनी के पास पहुंच रहे हैं। ऐसे हज़ारों लाखों लोग शेयर्स उस कंपनी के परचेज़ करते हैं और हज़ारों लाखों करोड़ रुपए रिलायंस कंपनी के पास पहुंच जाते हैं। वो पैसा वो अपने नए प्रोजेक्ट में लगा देते हैं और उस पैसे से वो उस प्रोजेक्ट से बहुत कमाते हैं, 10 गुना 20 गुना कमाते हैं। उसमें से बहुत छोटा सा हिस्सा हमें दे देते हैं, जिसको बोला जाता है डिविडेंड, और हम उसमें बहुत खुश हो जाते हैं। तो दैट मीन्स जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं
वो हमारे पैसे से ही अपना बिजनेस चला रही हैं और वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं और हमको एक बहुत सा छोटा हिस्सा उसमें मिल जाता है और हम उसमें खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपका डिवेंचर सोर्स भी है। डिवेंचर आपका लोन होता है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन। जो भी आप लोन लेंगे तो उसमें जो भी लोन लेगा उसका नेम, एड्रेस, कितने ईयर्स में आप उस लोन को चुकाएंगे, उस लोन का परसेंटेज कितना होगा, ठीक है, गारंटर कौन होगा। बैंक से भी लोन लिया जाता है एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि हमें लोन प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट जो आपका इसमें सेकंड पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि एक फाइनेंस मैनेजर जो होता है वो आपका फंड तो इंक्रीज़ कर लेगा बट उसका यूटिलाइज़ कैसे करेगा, दैट मीन्स यूटिलाइजेशन फंड्स। तो इट इज़ द टास्क ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर टू इंश्योर दैट द फंड्स आर इन्वेस्टेड वाइजली while investing. The firm must take care of safety of the funds. मान लीजिए मैनेजर ने फंड इकट्ठा कर लिया, अब उस फाइनेंस मैनेजर को ये निश्चित करना है कि वो फंड को जो इन्वेस्ट करेगा वाइजली, बहुत बुद्धिमानी से इन्वेस्ट करना पड़ता है पैसा राइट वे में, कि कहीं हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा तो ना हमें लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो फंड को जो इन्वेस्ट करने का जो मेथड रहता है, बहुत ब्रॉड माइंड, वहाँ पे बहुत अच्छे से सोचना होता है जहाँ भी पैसा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो टेक केयर, सावधानी से, सेफ्टी से हमें फंड को इन्वेस्ट करना होता है एक फाइनेंस मैनेजर को कंपनी के। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट जो इसमें है आपका मैनेजिंग द अवेलेबल कैश। अब जितना कैश अवेलेबल है फाइनेंस मैनेजर के पास, वो उसको मैनेज किस प्रकार से करेगा, आइए बात करते हैं इस पर। फाइनेंशियल मैनेजर नीड्स टू मैनेज द कैश इन सच अ वे दैट देयर इज़ नाइदर शॉर्टेज नॉट सरप्लस एंड डेली एक्सपेंसेस कैन बी मेट विदाउट एनी हेस्टलेस। बता रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजर को मनी की नीड को इस प्रकार से मैनेज करना होता है कि ना तो कैश आपका शॉर्ट रहे डेली बेसिस पे, और ना ही आपके पास सरप्लस हो जिससे कि आप फालतू का पैसा खर्च करें, और जो भी डेली के एक्सपेंसेस हैं वो आपके होते रहें विदाउट एनी डिले। हैस्टलेस लिखा हुआ है तो विदाउट एनी डिले आपके होते रहें। दैट मीन्स आपके पास ना तो शॉर्टेज हो कैश की, इस प्रकार से मैनेज करना होता है, और ना ही आपके पास सरप्लस रहे जो आप फालतू के खर्चे कर पाएँ, और आपके पास इतना कैश अवेलेबल होना चाहिए जो डेली एक्सपेंसेस हैं आपके, वो आपके कंपनी के होते रहें। इसके बाद आपको जो लास्ट पॉइंट है इसमें, कंट्रोल ऑफ फाइनेंस। तो आइए इस पे बात करते हैं कंट्रोल ऑफ फाइनेंस पे हम। फाइनेंस मैनेजमेंट इंक्लूड्स इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बता रहे हैं कि जो फाइनेंस मैनेजमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है, हमें जो फाइनेंस पे कंट्रोल करना है, मतलब कंट्रोल का मतलब फालतू का हमें पैसा नहीं खर्च करना है कोई भी, और दूसरी चीज़ जितनी हमें मनी ज़रूरत है उतना ही हम बाहर से लोन लें, ठीक है। अगर हम जितना हमें नीड है उतना ही लेना चाहिए, तो फाइनेंस पे कंट्रोल भी होना बहुत ज़रूरी है। अब दिस इन्वॉल्व्स एम्प्लॉइंग फाइनेंस कंट्रोल टेक्निक्स ऑडिटिंग। तो कंट्रोल फाइनेंस में कौन कौन सी एक्टिविटी आपकी इन्वॉल्व है? एम्प्लॉइंग फाइनेंस, मतलब जो भी आप एम्प्लॉय को के लिए जो उनके सैलरी वगैरह के लिए जो भी जितना खर्च आता है उसके लिए हम जो सोर्सेज से मनी मैनेज करते हैं उस पर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। मतलब जितने एम्प्लॉय आपके ज़रूरत है कंपनी में उतने ही आपको एम्प्लॉय रखने चाहिए। फिर कंट्रोल टेक्निक्स का जो हम यूज़ करते हैं, तो कंपनी में जितनी टेक्निक्स यूज़ हों, जैसे कि वाईफाई आपका लगा होता है, सारे एम्प्लॉयज़ के पास लैपटॉप, जितने एम्प्लॉय उतने ही लैपटॉप्स होने चाहिए, जो भी सिस्टम्स है और भी चीज़ें जो अवेलेबल होती हैं आपके टेक्निक से रिलेटेड, वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी ज़रूरत है, फालतू को नहीं होना चाहिए। दूसरा आता है आपका ऑडिटिंग से भी आपका फाइनेंस कंट्रोल। ऑडिटिंग का मतलब जो भी कंपनी के अकाउंट चेक हो रहे हैं, कंपनी के अकाउंट बनाए जाते हैं, जो उनके अकाउंटेंट्स बनाते हैं, उनका ऑडिट चेक करना, और ऑडिट करने का राइट होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को, दैट मीन्स सीए ऑडिट करता है, उसमें वो देखता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कंपनी ने जो भी अकाउंट मेंटेन किए वो सही प्रकार से किए हैं या
नहीं, ऑडिटर के मतलब सीए के ऑडिट करने के बाद कहीं ना कहीं अगर कोई भी फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही होती है तो वो कंपनी के जो भी एम्प्लॉय होते हैं अकाउंटेंट उनको सजेशंस देते हैं कि आपको इस प्रकार से अकाउंट मेंटेन करना है, इस प्रकार से कैश को मैनेज करना है, जिससे आपकी ना तो शॉर्टेज होगी ना ही आपके पास सरप्लस रहेगा कैश। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। फाइनेंस मैनेजर की जो मॉडर्न एज में आपके फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।